अपना ये क्लास 9:15 की क्लास है अपनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है अपना 24। क्या है? एक्सप्लेन, लिखो अपनी कॉपी में, लिखते जाओ। एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बताओ। तो हम क्या बता रहे हैं, है ना? क्या आंसर क्या कहता है? टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कितनी है बेटा टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज? देयर आर 4 टाइप्स। 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम बताओ क्या है? देखो क्या दिख रहा है तुम्हारे, बोलो जो तुमने अभी नोट किया हो। पहली प्रॉपर्टी का नाम है अपना मशीनिंग, है ना? पहला है पहली प्रॉपर्टी का नाम है अपनी पहला है मशीनेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी, है ना? मशीनेबिलिटी। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी मशीनेबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर्मेबिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी है कास्टेबिलिटी। और चौथी प्रॉपर्टी है वेल्डेबिलिटी। नाम से पता पड़ रहा है, ऐसी एबिलिटी जिससे किसी भी धातु की मशीनिंग की जा सके, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसकी फॉर्मिंग की जा सके, ऐसी एबिलिटी उससे कास्टिंग की जा सके, ऐसी एबिलिटी की उसकी वेल्डिंग की जा सके। इन प्रॉपर्टीज को हम टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बोलते हैं। मशीनें, इनकी हिंदी करने की कहीं जरूरत नहीं है। ठीक है। मशीनन एबिलिटी, फॉर्मिंग एबिलिटी, है ना? रूपण बोलते होंगे। कास्टिंग मतलब ढलाई एबिलिटी, और वेल्डिंग एबिलिटी। ठीक है। क्या समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? ये चीज़ समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने, है ना? तो क्या हुआ इसकी डेफिनेशंस में? क्या समझोगे? इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू मशीन। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू it is ability of a material. It is an ability of material to machine, है ना? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है हाँ, इट इज एन एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू फॉर्म, FORM, फॉर्म, उसका फॉर्म को टू मशीन, टू फॉर्म। इसमें इट इज, बच्चों दिख रहा है ना? नोट कर रहे हो ना आप लोग? इट इज एन एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी कास्टेड। इट इज एन एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी वेल्डेड। इट इज, ऐसे कर दो, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी मशीन्ड, टू बी कर दो बेटा, टू बी मशीन्ड, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी फॉर्म्ड, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी कास्टेड। एक जैसा हो जाएगा ना? इट इज एन एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी वेल्डेड। अरे समझ में आया क्या? एकदम सिंपल सा मैंने एक्सप्लेन किया है। इससे तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टीज की सब चीजें क्लियर हो गई है।
क्या कहता है, इट इज एन, एक बार मेरे साथ बोलो देखें, कोई दो बच्चे माइक ऑन करो और बोलो, इट इज एन एबिलिटी ऑफ मशीन, पहले तो बताओ टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, बोलो एक बार, टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फोर टाइप्स, मशीन एबिलिटी, मशीन एबिलिटी, फॉर्म एबिलिटी, कास्ट एबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, वेल्ड एबिलिटी, है ना बेटा। इनके मेन शब्द क्या है, इनके मेन शब्द क्या है, मशीन, फॉर्म, कास्ट और वेल्ड, ये चार शब्द है। एक बार बोलो मेरे साथ, मशीन, फॉर्म, कास्ट, वेल्ड। हाँ, बस ये चार शब्द हैं, इनको अपन शॉर्ट में याद कर लेते हैं। क्या क्या है देखो, नीचे में यहाँ पे लिखता हूँ, ये चार शब्द हैं बड़े बड़े, अपने इनको याद करने के लिए। ये चार शब्द हैं, क्या है, एम, मशीन, MFCW, MFCW, ये चार शब्द हैं, मशीन, फॉर्म, कास्ट एंड वेल्डेबिलिटी। ये चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद करनी है और जो हमें समझनी है। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। क्या कहता है, आप आगे देखते हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। और ये आज का अपना क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, देखो समझो चीज़ों को बेटा। सबसे पहले अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, सरल अर्थों में मशीनन, हिंदी में बोलेगा बेटा मशीनन, मशीनेबिलिटी, मशीनन योग्यता धातु का वह गुण है जिससे विभिन्न मशीनन क्रियाओं में धातु खंड पर से धातु सरलता से उतरती है। कहने का मतलब कल मैंने हिंदी दिया था, जैसे अगर अपनी कोई धातु है, जैसे अपने घर की कोई चीज़ ले लें अपन, जैसे है ना, जैसे तुम लोगों ने अपन इजीली बेटा लौकी की सब्जी सब लोग खाते हैं अपन, लौकी तुमने काटी है ना, लौकी की छिलके उतारते हैं अपन, काटने से पहले अगर छिलके उतारने की कोशिश करें। और एक तुमने कद्दू देखा होगा, कद्दू सबने देखा है, किसी ने काटा है कद्दू, किसने कभी काट के देखा है? अगर वही चक्कू, एक ही चाकू से, एक ही नाइफ से पहले अपन लौकी काटें और उसी नाइफ को उसी प्रेशर पे कद्दू पे लगाएं, तो क्या कद्दू कटेगा? बात समझ में आ रही है ना बेटा? मतलब नेचुरली उसके लिए थोड़ा हार्ड चीज चाहिए। तो इसका मतलब अगर लौकी और कद्दू की बात करो तो ऐसे ही अपना माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन हो सकता है ना, समझ रहे हो? ऐसे ही अपनी अलग अलग धातुएं हो सकती हैं। तो माइल्ड स्टील हमेशा थोड़ी सॉफ्ट मानते हैं, तो उसकी मशीनन अच्छी हो जाती है, उसको अपन किसी भी आकृति में डाल सकते हैं, उसके अपन चिप्स उतार सकते हैं, CHIPS, चिप्स। ये देखो चिप्स वर्ड यहाँ से आया है, दिख रहा है चिप्स, ये चिप्स मतलब उसकी छिलके उतार सकते हैं। तो ऐसे करके अपन, तो इसका मतलब माइल्ड स्टील इज बेटर मशीनिंग एबिलिटी, हैविंग बेटर मशीनिंग एबिलिटी देन कास्ट आयरन। ये बात समझ आई क्या? अच्छी तरह समझ में आई ना कंसेप्ट से? ये इसका मतलब है। यहाँ मशीनिंग का मतलब है कि इंजीनियरिंग में धातुएं ऐसी होनी चाहिए कि जिनकी मशीनिंग हो सके। यूं नहीं कि तुम ऐसे लाके पकड़ा दो, यार सब आपको क्या पता सर, डायमंड इज द बेस्ट हार्डेस्ट धातु, अपन इसका मकान बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, या अपन इसकी कुर्सी बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, या अपन थोड़ी देर के लिए कुछ भी, तो अपन इसका जॉब बनाते हैं अपने इस पे मिलिंग मशीन, लेथ मशीन पे अपन डायमंड का जॉब बनाते हैं। तो अपन डायमंड लगा दिया, कहीं से लिया है, चलो कहीं अरेंज हो गया, कहीं माइंस खुली और अपने को मिल गया कहीं, थोड़ी देर मान लो। कॉस्ट के चक्कर में नहीं, कॉस्ट अपने को नहीं पता, कॉस्ट होगा करोड़ों में होगी, पर अपन उसकी मशीनिंग करनी है। तो जैसे ही अपन टूल लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, तुम बता सकते हो कोई? अगर अपन ने लेथ मशीन पर इधर तो लगा दिया अपन ने जॉब, अपना जॉब का मतलब डायमंड, और अपना टूल लगाया अपना ये हाई कार्बन स्टील का, तो क्या होगा तुमको पता है? टूल ही घिस जाएगा, टूल खत्म हो जाएगा, वो जॉब के कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो तो हार्डेस्ट मटेरियल दुनिया का है ना। डायमंड इज द नेचुरली अवेलेबल हार्डेस्ट मटेरियल। क्या बेटा? नेचुरली अवेलेबल हार्डेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड डायमंड। तो उसके सामने तो बेचारे दूसरे सब खत्म हो जाएंगे ना, समझ में आ गया? तो इसलिए डायमंड इज हैविंग ए लो मशीनेबिलिटी, डायमंड की मशीनेबिलिटी सबसे कम है। बात समझ आ गई? कंसेप्ट समझ आ गया? तो देखो मशीनेबिलिटी किसकी अच्छी होती है? जिसके ऊपर लो कटिंग फोर्स लगे, काटने में कम बल लगे, हाई कटिंग स्पीड हो, फटाफट कट जाए, गुड सरफेस फिनिश हो, काटने के बाद उसकी फिनिश अच्छी हो जाए, चिप्स का आसानी से टूटना, चिप्स आसानी से टूट जाए। क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही सर मुझे। किसको नहीं दिख रही? अरे एक बार वीडियो चालू कर फिर वापस चला उसको। बेटा बीच में नहीं बोलेगा, स्क्रीन नहीं दिख रही तो शांति से सुनता रहे, है ना? ठीक है? हाँ बेटा, ये नेट इशू बहुत चलेंगे बेटा, इसके बीच में ही तो अपने को पढ़ना है ना? हाँ,
बात मैं नोट्स भेजूंगा, उसमें कल भेज रखा है मैंने नोट्स, और आराम से पढ़ लेना, खाली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनता रहे। लो कटिंग फोर्स, हाई कटिंग स्पीड, गुड सरफेस फिनिश, चिप्स का आसानी से टूटना, उपयुक्त समय तक कर्तन औजार कटिंग टूल का ठीक बने रहना, ये सब मशीनेबिलिटी की प्रॉपर्टीज हैं। अब एक्सप्लेन करोगे ना मशीनेबिलिटी में तो ये चीज लिख देना, तो अपने समझ में आ जाए। अब आता है सेकंड इज फॉर्मेबिलिटी। फॉर्मेबिलिटी क्या होता है? धातु में कोई विशिष्ट आकार ग्रहण करने की योग्यता उसकी फॉर्मेबिलिटी कहलाती है। फॉर्मेबिलिटी डिपेंड्स ऑन डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। धातु के तार खींचे जा सकते हो, उसके ऊपर उसकी फॉर्मेबिलिटी डिपेंड करती है। तो डक्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? कि धातु का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है। अपन ने पढ़े थे ना 3 स्ट्रक्चर, FCC, BCC और HCP। इन तीनों में से उसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर फॉर्मेबिलिटी धातु की प्रवाह क्षमता, फिर ग्रेन साइज, धातु के अंदर ग्रेन किस साइज के हैं, ग्रेन का मतलब अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर हॉट एंड कोल्ड वर्किंग कैसी है उसकी, गर्म और ठंडे करने पर उस पर कैसे कार्य कर सकते हैं। देखो अगर अपन आप लोगों में से बेटा घर पे कभी तुमने छेनी हथौड़ी से काम किया? किसी ने अपने घरों में छेनी हथौड़ी से कोई भी काम, कोई भी घर पे छेनी चीजल बोलते हैं उसको। तो छेनी एंड हैमर, चीजल एंड हैमर, कभी तुमने कोई भी काम किया हो तो तुमने देखा होगा कि उसकी धार खत्म हो जाती है ना बेटा। धार मतलब उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। तो अपन उसको क्या करते हैं? उसको करने के लिए एक तो अपन कर सकते हैं ठंडे के अंदर उसकी धार अच्छी सी बना लें, है ना, मतलब ग्राइंडिंग करके उसकी धार कर लें। और या फिर सर आपका साउंड सही नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, बहुत सारी चीजें गड़बड़ होगी, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो जितनी समझ में आए। कि तो क्या होगा कि अपनी तुमने गाड़ीला लोहार के यहाँ पे वर्किंग करते हुए देखा है ना। गाड़ीला लोहार ये अपने गाड़ीला लोहार स्कूल है अपना, उसके बाहर जो बैठे हैं, है ना, कभी काम करते हुए देखा ना गाड़ीला लोहार को? हेलो। तो वो गर्म करके क्यों करता है? उसको बोलते हैं हॉट वर्किंग। हॉट पहले गर्म करता है अपने धातु को, और फिर उसके ऊपर वो धारवार या उसका जो भी शेप चेंज करना चाहता है करता है। ठीक है, ये उसकी हॉट एंड कोल्ड वर्किंग कहलाती है। फिर आपके धातु के अंदर कौन कौन से एलॉइंग एलिमेंट हैं, और फिर आपका उस पर एक ऊष्मा उपचार होता है बेटा। अपनी धातुओं का अपन उपचार करते हैं, इसका भी एक चीज़ अपन लेक्चर लेंगे। तो ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग ये प्रोसेस हैं। तो ये इतने अपन प्रोसेस कर सकें तो उसको हम वो धातु, अगर ये सब चीज़ें उसके अंदर है तो हम उसको बोलते हैं फॉर्मेबिलिटी अच्छी है उस धातु की। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए हमारे को काम आ सकती है। हमारा प्रॉपर्टीज़ में धातु के अंदर फॉर्मेबिलिटी मतलब अपन जो आकार दें, विशिष्ट आकार ग्रहण करवाएं, वो उसको ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसे हम फॉर्मेबिलिटी कहते हैं, फॉर्मेबिलिटी कहते हैं। अब आता है ढलाई, कास्टेबिलिटी। कास्टेबिलिटी का मतलब होता है कि पहले धातु को पिघलाएं, और पिघलाने के बाद जब उसको ठंडा करें तो वो इतनी आराम से ठंडी हो जाए। है बेटा? हाँ, थोड़ा कट सकती है आवाज़ यार, सिग्नल्स थोड़े वीक हैं, अभी चल रहा है, स्पीड कम आ रही है। तो ये कास्टेबिलिटी होती है बेटा, जिसमें सॉलिडिफिकेशन रेट कम हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन रेट अच्छी हो। ग्रे कास्ट आयरन का बेस्ट इसका अंदर कास्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और श्रिंकेज की कैपेसिटी अच्छी हो। कोई बात नहीं, ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है, या तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना? थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा है, ये मैं खाली तुम्हारे को टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो कास्टेबिलिटी में ये 3 चीजें चाहिए, सॉल्युबिलिटी रेट, श्रिंकेज और गैस पोरोसिटी। ठीक है, और चौथा होता है वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी मतलब किसी भी धातु को वेल्डिंग करना कितना आसान है, उसकी वेल्डेबिलिटी कहलाती है। सबसे इजी किसका पड़ता है बेटा? माइल्ड स्टील का। 90% एप्लीकेशन में अपनी जो स्टील होता है वो अपनी जितनी तुम्हारी चीजें बनती हैं वो स्टील की बनती हैं, उनकी वेल्डिंग तुमने देखी होगी आराम से हो जाती है। अगर एल्यूमिनियम हो, अगर ब्रास हो, तो उनकी वेल्डिंग बहुत टफ होती है ना। तो आपकी धातु ऐसी होनी चाहिए उसकी वेल्डिंग अच्छी हो सके, उसकी कास्टिंग हो सके, उसकी फॉर्मिंग हो सके, और उसकी मशीनिंग हो सके। बस ये 4 प्रोसेस हैं, इनको लिख लेना, बहुत है इतना। क्वेश्चन नंबर 25 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इन इंडस्ट्री। मटेरियल डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करता है? सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। Selection of materials. तो सिलेक्शन ऑफ आ रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत?
सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स किस किस पे डिपेंड करता है? देखो, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, क्वेश्चन नंबर 25, ये अपने को क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, what is the criteria of selection of material for, है ना, what is the criteria of selection of material, है ना, क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया हम यूज करते हैं? तो क्या कहता है? सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इन इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करते हैं? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इन इंडस्ट्री? बोलो बेटा, बोलो। क्या बोल रहे हो, बोलो ना। कुछ पूछ रहे थे क्या? बच्चा कोई पूछ रहा था, बोलो क्या बोल रहा है? हाँ उतारो ना। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल इंडस्ट्री? व्हाट इज द ठीक है बेटा, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, किसी भी पदार्थ को इंडस्ट्री के अंदर कैसे सेलेक्ट किया जाता है? कोई भी पदार्थ इंडस्ट्री के अंदर सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट होता है कोई भी पदार्थ इंडस्ट्री के अंदर? कैसे सेलेक्ट होता है इंडस्ट्री के अंदर कोई भी पदार्थ, कैसे सेलेक्ट होता है? जैसे आज अपन बात करें तो अभी तुम लोगों ने अपने घर में देखा होगा या अपने कॉलेज में देखा होगा कि अभी अपन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, अपने तुमने जो टेबल कुर्सी देखी बेटा अपने कॉलेज में, किस किस मटेरियल की बनी हुई देखी है? जनरली क्या बोलते हो, क्या कौन कौन से मटेरियल देखे तुमने वहां पे? बताओ। लकड़ी, लोहा। हाँ लोहा, और दूसरा लकड़ी। हाँ सर। हाँ लकड़ी की या लोहे की, जनरली दो। तीसरी प्लास्टिक की हो जाएगी ज्यादा अगर कोई हुई तो, है ना बेटा? हाँ सर। क्या क्या हो सकता है भाई? लोहा हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है ना? जनरली इन तीन चीजें जनरली अपन यूज करते हैं। तो अब बताओ अपन ने यार सबसे अच्छा मटेरियल किसको मानते हैं? मतलब यूं देखने में जैसे राजा महाराजा तो सोने की कुर्सी पे बैठते थे, है ना? तो अपन थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारे कॉलेज में सोने की कुर्सी क्यों नहीं आ सकती? अगर चलो कोई अपने पास कोई अंबानी मिल जाए, अपने को कोई ऐसा मिल जाए जो अपने को खूब एक बार पैसा दे दे कि तुम तो यार अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज करके तुम्हारी कुर्सियां बनाओ, टेबल कुर्सी बनाओ, तो अपन सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा लेना चाहेंगे? अगर ले लिया अपन ने भाई चलो ऐसा लो ना यार, जब राजा महाराज सोना गोल्ड ले लिया अपन ने, तो क्या अपन गोल्ड की कुर्सी बनाकर बैठ सकते हैं? प्योर गोल्ड की? नहीं सर, है ना? वो तुम अगर बैठे तो प्योर गोल्ड की कुर्सी बनी नहीं पाएगी, बनेगी तो टूट जाएगी, मतलब तुम बैठोगे तो टूट जाए ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब तो ऐसा क्या है जिससे अपन सिलेक्शन डिपेंड करता है कि अपने को ये चीज सेलेक्ट करनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर कि इस चीज की कारें, अब कारें हैं तो तुमने देखा सारी स्टील की, अपने ये कारें जो बनती है बेटा इनकी बॉडी लोहे की बनती है, इनको स्टील बोलते हैं। ये जो भी होता है एलॉय होता है ना, एलॉय की बनती है अपनी जो भी बॉडीज बनती है। तो यार तुम कोई कह सकता है अपने में से सर ये लकड़ी की क्यों नहीं बना दी, या तुम कह सकते हो ये प्लास्टिक की क्यों नहीं बना दी, है ना? या तुम कहते हो इसको कांच की क्यों नहीं बना दी? हाँ, तो एक पिक्चर देखी थी वो बेटा, उन्होंने पूरी गाड़ी लोहे की सोने की बना दी थी। एक पिक्चर थी उसमें 3 छोटी छोटी कारें, वो जो गोल्ड स्मगलिंग करते हैं उसकी कार ही सोने की बना दी थी, याद है? यस सर, है ना? कौन सी? प्लेयर्स। तो अब तुम सोचो, वो तो चलो पिक्चरों में बना दी, तो क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या वो ऐसे सोने की बनाना?
या एक आध बन जाती है तो बन जाती होगी, छोटी मोटी कोई कवर चढ़ा देते होंगे तो बन जाती होगी, पर वो इंजन जो है वो तो नहीं बनेगा उनका, क्योंकि वो जल जाएगा, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा उस चीज को। तुम बाहर कुछ भी लगा दो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस इनका क्राइटेरिया क्या होता है इनको, तो इनका क्राइटेरिया लिखो। देयर आर जनरली द फॉलोइंग पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट है बेटा सिलेक्शन का क्राइटेरिया का। सबसे पहले जैसे मैं चित्तौड़ में सीमेंट इंडस्ट्री डाल रहा हूं बेटा, चित्तौड़ में सीमेंट इंडस्ट्री, कितनी इंडस्ट्री है कम से कम चित्तौड़ के आसपास, चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़ के आसपास सीमेंट की 5-7 इंडस्ट्री तो होगी चित्तौड़ के आसपास, है ना। अच्छा, तो ये इंडस्ट्री बेटा मैं जम्मू कश्मीर में डाल दूं जाके तो, या हिमाचल प्रदेश में डाल दूं तो नहीं चलने में, साले मशीनर चलेगी ना, मशीनों की थोड़ी मना करेगी, मशीनर चल जाएगी। क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज सबसे पहले जरूरत होती है, रॉ मटेरियल कहां से लाओगे। अपने चित्तौड़ के आसपास कच्चा पदार्थ जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो सबसे ज्यादा मिलता है। जहां पर कच्चा पदार्थ सबसे ज्यादा मिलता है वहीं पर वो इंडस्ट्री लगती है। पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। पहला पॉइंट है, जहां पर भी आप इंडस्ट्री के लिए मटेरियल सिलेक्शन करोगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, ये पहली क्राइटेरिया सिलेक्शन है किसी भी इंडस्ट्री में मटेरियल के सिलेक्शन का, कि वो रॉ मटेरियल जो भी आपका है, सीमेंट बनानी है तो आपका रॉ मटेरियल वहां है कि नहीं है, तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया आपका सिलेक्शन का। सेकंड सिलेक्शन का क्राइटेरिया है डायमेंशनल एक्यूरेसी। डायमेंशनल, वीमा सही होनी चाहिए, डायमेंशनल एक्यूरेसी दिख रहा है क्या? डायमेंशन, DIMENSION, डायमेंशन मतलब वीमीय एक्यूरेसी दिख रहा नहीं है क्या स्क्रीन पे? ठीक है। तीसरा लिखो, आपका तीसरा पॉइंट है लेबर की कॉस्ट क्या है और ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन मतलब आपकी इंडस्ट्री में कितनी चीजें ऑटोमेटिक हो सकती है और बाकी चीजों पर लेबर की कॉस्ट क्या है, लेबर कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि लेबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपकी डिजाइनिंग की कॉस्ट क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो उसकी डिजाइनिंग की कॉस्ट क्या है, डिजाइनिंग कॉस्ट, DESIGNING, डिजाइनिंग कॉस्ट बेटा, डिजाइनिंग की कॉस्ट क्या है। पांचवा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, आपका प्रक्रम क्या है। ये पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेक्शन मटेरियल को सिलेक्ट करने में काम आएंगे। फिर एक ट्रिपल एस की बात करते हैं, ये ट्रिपल एस का मतलब क्या बेटा, SSS। एक एस का मतलब है सिंप्लीफिकेशन, दूसरे एस का मतलब है स्पेसिफिकेशन, और तीसरे एस का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन। ये तीन चीजें आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, आप कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करोगे। ये तीन चीजें, सिंपल कितना है, स्पेसिफिक कितना है, उसकी विनिर्देश क्या है ना। और चौथा पॉइंट है आपका, नहीं सातवां पॉइंट है आपका इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, कि जो आप पदार्थ ले रहे हो उसका इंस्पेक्शन कैसे होएगा, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, एंड क्वालिटी कंट्रोल क्या रहेगा, एंड क्वालिटी कंट्रोल, आपका क्वालिटी कंट्रोल क्या रहेगा। और आठवां पॉइंट है आपका, सब कुछ होते हुए भी आपके मटेरियल से आदमी सेफ है कि नहीं है,
पता पड़ा कि हैजार्डस तो नहीं है, तो इस तरह से है ना, सेफ्टी, ठीक है। और सेफ्टी कितनी है, सेफ्टी के बाद आता है, सेफ्टी के बाद आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। क्या बेटा, 9वां पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, कि बहुत अलग अलग प्रक्रियाओं की कंपैरेटिव स्टडी की, नहीं किया आपने, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस प्रोसेसेस। क्या मतलब हुआ बेटा, एक बार समझो। आपको कोई मटेरियल सेलेक्ट करना था, आपको कोई मटेरियल सेलेक्ट करना है, आपने वही टेबल कुर्सी, समझ में अच्छा आता है, टेबल कुर्सी कॉलेज के अंदर बनाने हैं, और आपने कोई ऐसा मटेरियल सेलेक्ट किया कि उस पे बैठने पर आपके अपन बैठ के अगर उठ के गए तो अपने ये समझो कि अपन जैसे टेबल कुर्सी बैठे तो अपने सबके एलर्जी हो गई बेटा। क्या अपन ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना चाहेंगे जो अपने को बीमार कर दे, जो अपने को एलर्जी कर दे, जो अपने अपन उस पर बैठे हैं और अपने सबके कपड़े खराब हो जाएं, खराब का मतलब उन पे निशान पड़ जाए, कोई लाल, जैसे अपने वो नहीं होता है, कोई जंग लगी हुई चीज पे बैठ जाते हैं तो कैसा लाल लाल हो जाते हैं, कुछ भी हो जा सकता है ना। तो क्या हम ऐसा मटेरियल पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। बस, तो ये चीजें बेटा समझने की है कि किसी भी मटेरियल को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, किन्हीं क्वेश्चन पे मैं स्टार लगवाऊंगा। देखो ये स्टार लगवाता हूं, ये ग्रीन, ये स्टार, 25वें क्वेश्चन पे गोला बना के स्टार रेज़ टू पावर 5 स्टार क्वेश्चन लगाता हूं मैं। इसका मतलब होता है ये क्वेश्चन इसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं तो फर्स्ट टेस्ट में तो पूछूंगा ही पूछूंगा, इसमें से तुम्हारे को जो भी टेस्ट होगा तो ये चीज पूछूंगा ही पूछूंगा कि ये क्वेश्चन तुम 9 पॉइंट लिख के बताओ भाई। ऑब्जेक्टिव हुआ तो पूछ, ऑब्जेक्टिव, हाँ अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो मैं पूछ लूंगा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है मटेरियल का। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक बार मेरे साथ बोलना है, 2 जने कोई भी स्पीकर ऑन करके। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, availability of raw material, डायमेंशनल एक्यूरेसी, dimensional accuracy, एट ऑटोमेशन एंड लेबर कॉस्ट, automation and labor cost, डिजाइनिंग कॉस्ट, designing cost, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, manufacturing process, ट्रिपल एस, triple R, सिंप्लीफिकेशन, simplification, स्पेसिफिकेशन, specification, स्टैंडर्डाइजेशन। standardization। देखो इनका मतलब क्या बेटा, अपन कोई मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बार पहले बुला देता हूं। इंस्पेक्शन, 7वां पॉइंट, इंस्पेक्शन, inspection, टेस्टिंग testing एंड क्वालिटी कंट्रोल, and quality control, सेफ्टी, safety, एंड लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। comparative study of various process। बेटा ये तुम्हारा 25वें क्वेश्चन का मेन पार्ट पूरा हुआ। इसमें समझने का बस इतना ही है, इसको याद कर लो। हिंदी वाले बच्चों के लिए कहीं कोई हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, हर चीज समझ में आ रही है। मैं वापस एक बार, हिंदी वाले बच्चों देखो, अवेलेबिलिटी हिंदी में क्या लिखेंगे? अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, उपलब्धता किसकी बेटा? रॉ मटेरियल का मतलब, रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ की, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता कितनी है उसके ऊपर अपना मटेरियल के लिए, इंडस्ट्री के लिए मटेरियल उसमें डिपेंड करेगा। डायमेंशनल एक्यूरेसी मतलब विमीय एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता है ना, क्या होता है देखना, एक्यूरेसी, विमीय शुद्धता कह सकते हैं अपन, एक्यूरेसी को शुद्धता ही बोलते होंगे। ऑटोमेशन मतलब, ऑटोमेशन समझते हो, ऑटोमेटिक करना किसी चीज को, ऑटोमेटिक का मतलब हुआ, ऑटोमेटिकली लिखो इसको, ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन। लेबर कॉस्ट का मतलब मजदूर की लागत, मजदूरी की लागत कितनी लागत है। डिजाइनिंग कॉस्ट मतलब बेटा देखो, अगर तुम लोग डिजाइन कर रहे हो, अपने कॉलेज के लिए कुर्सी डिजाइन करनी है, ठीक है, अपने कॉलेज के लिए कुर्सी डिजाइन करनी है, तो यार एक छोटा सा इंजीनियर ही इसको डिजाइन कर सकता है कि यार बच्चों के बैठने के लिए इतनी चाहिए कुर्सी, इतनी चाहिए।
अगर डिजाइनिंग के लिए इसरो भेज दोगे अपनी कुर्सी को डिजाइन करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चित्तौड़ के बच्चों की कुर्सी डिजाइन हो रही है, इसरो और नासा भेज दोगे तो सारे उसकी कॉस्ट पता कितनी पड़ेगी? रॉकेट थोड़ी है जो अपने को बैठ के कहीं जाना है। पता पड़ा कि वो डिजाइनिंग कॉस्ट 1 करोड़ रुपए पड़ गई। तो लो बेटा बनाओ कुर्सी 1,000 रुपए की कुर्सी, और डिजाइनिंग के 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए जो भी लग गए। तो ऐसा काम करेंगे क्या अपन? नहीं करेंगे ना। तो डिजाइनिंग कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिजाइनिंग कॉस्ट का मतलब डिजाइनिंग समझते हो ना? डिजाइनिंग DESIG, डिजाइन GNING। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका प्रोसेस कैसा है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रक्रम, जो अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्रक्रम कैसा है? मैन्युफैक्चरिंग का प्रक्रम क्या है? डिजाइनिंग कॉस्ट है ना, इसको डिजाइनिंग को ऐसा डिजाइनिंग ही लिख देना, डिजाइनिंग। हिंदी में ऐसा लिख सकते हो बेटा, है ना। अगर इंग्लिश के शब्द नहीं आए तो डिजाइनिंग कॉस्ट ऐसा लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, SSS में मेरा सिंप्लीफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब कोई भी चीज सरल होनी चाहिए, जो भी आपका पदार्थ है वो जो प्रोसेस है वो सरल होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन मतलब विनिर्देश, उनके विनिर्देश। स्पेसिफिकेशन मतलब विनिर्देश बेटा, विनिर्देश। स्पेसिफिकेशन की SPE स्पेसिफिकेशन, FIFIcation CATION, स्पेसिफिकेशन। ठीक है बेटा। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब माननीकरण, स्टैंडर्ड। देखो बेटा, अगर तुम लोग कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हो, अगर तुम कोई इंडस्ट्री डालो और तुम क्या करो, कोई छोटी सी चीज डालो। मैं तो छोटी चीज बताता हूँ। जैसे तुम कह दो मेरे को बल्ब बनाना है, ठीक है। अपन लोग बल्ब बनाते हैं, LED बल्ब बनाते हैं, और उसका जो पीछे जो होल्डर होता है ना, आगे का शेप तो तुम कुछ भी दे सकते हो। तुम देखा आजकल कितने तरह के बल्ब आने लग गए, गोल, लंबान, गोल मटोल, और कोई बहुत बड़ा, कोई ट्यूबलाइट की शेप में, कोई थोड़ा और गोल रिंग। कभी तुमने देखना, सर्च करना, कितने तरह की शेप आ गई। पर अगर पीछे का जो होल्डर है जहां पर अपना बल्ब लगता है, उसकी अगर डिजाइनिंग चेंज कर दो तो फिर वो बिकेगा क्या? अगर अपन बल्ब लेने जाएं और वो बल्ब वाला कहे कि यार आपके घर पे जो होल्डर लगा हुआ है उसको चेंज करके फिर आपको ये बल्ब लगाना पड़ेगा, तो क्या अपन बल्ब खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। ठीक है, तो ये होता है मानकीकरण। अगला आता है बेटा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब उसका निरीक्षण कैसे करते हैं? टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग। और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी की, उसकी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करोगे? जो भी आपका मटेरियल है उसकी क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगी, है ना। जैसे तुम पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं? तुम्हारी टेस्टिंग कैसे करते हैं? तुम्हारा इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग, करते हैं नहीं करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, कौन बच्चा क्लास में आया, किसने नोट्स बनाए, कौन जवाब दे रहा है ना, ये सब क्वालिटी कंट्रोल के तरीके हैं। ऐसे ही मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल भी होता है कि भाई मटेरियल कहीं गलत नहीं आ जाए। और सब कुछ होते हुए अगर सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, उस पदार्थ से पता पड़ा अपन ने जो कोई कुर्सी, टेबल कुर्सी बनवाई, अपन ने नासा से डिज़ाइन करवाई, और पता पड़ा अपन यहाँ पे बैठे और वो उसने पता नहीं अपनी कुर्सी के पहियों में रॉकेट लगा दिए। तो अपने जैसे अपन क्लास शुरू की और पता पड़ा एक रॉकेट, जैसे पिक्चरों में नहीं होता, वो रॉकेट जैसे कुर्सी उड़ने लग गई। तो क्या ऐसी कुर्सियाँ, ऐसी कुर्सियाँ अपन डिज़ाइन करवाएंगे क्या बेटा? नहीं करवाएंगे ना। सुरक्षा पहले जरूरी है भाई। कुर्सी का काम है वो बैठने का, तो बैठने का काम कर, वो पता पड़ेगा उड़ गया, ऐसा थोड़ी चलेगा क्या। और लास्ट में सब कुछ कर लिया, आप अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, और पता पड़ा आपने एक कुर्सी बनाई जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये, ठीक है, और आपके पास में दूसरी दुकान है वहाँ पर वो 1,000 रुपये की मिल रही है, वही चीज़ें सब कुछ बढ़िया। तो क्या आपकी 10,000 वाली कुर्सी कोई खरीदेगा क्या? तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपका मटेरियल जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके मार्केट की रेंज का है कि नहीं है। मार्केट में वो कंपैरिजन स्टडी, उसकी तुलनात्मक अध्ययन, बेटा कंपैरेटिव का मतलब तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, उसका अध्ययन भी होना चाहिए। चलेगा? खत्म करें? बस ये अपना पहले चैप्टर का सारे पॉइंट्स। कुछ पूछना है क्या इन 9 पॉइंट्स में से किसी को? सर ये 7वें पॉइंट में स्प्लिंग बताना सर, शुरू में क्या बेटा? 7वां पॉइंट की वो स्प्लिंग बताओ। इंस्पेक्शन, INSPECTION,
CTION इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, TESTING टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, QUALITY क्वालिटी। बेटा वो नोट्स उसमें देख लेना, बाकी स्पेलिंग्स है ना, ठीक है। नोट्स में बहुत अच्छी देखिए स्पेलिंग्स अच्छी लिखी हुई है, देखिए कंपैरेटिव स्टडी, ये रहा इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल सब लिखा हुआ है इसमें। इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखी हुई है, और देख सकते हो तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। चलो अभी अपने को और क्या देखना है इसमें, 25वें क्वेश्चन कुछ पूछना है। ये आज अपना बेटा पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हुआ इसके साथ। अभी आपको क्या करना है, ये देखो बेटा, ये असाइनमेंट दे रखा है, ये आपका असाइनमेंट है। मटेरियल साइंस से आप क्या समझते हैं, मैंने करवा रखा है। धातुओं के विभिन्न गुणों के नाम लिखवा रखे हैं, है ना। यांत्रिक गुणों को लिखो इनके, फिर निम्न गुणों को, यांत्रिक गुणों का वर्णन अपन ने कर रखा है। पदार्थों के थर्मल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, फिर अपन ने इनके बारे में, भौतिक गुणों के बारे में अपन ने लिखा हुआ है, और कौन कौन से इंजीनियरिंग पदार्थ, सारे क्वेश्चन जो है ना जो मैंने करवा रखे हैं उन्हीं को इसने इधर से असाइनमेंट में दे दिया, ठीक है। तो आपको ये वाला असाइनमेंट अपने उन क्वेश्चंस के बीच में आ जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है इसको।